जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीजांड क्या है और इनके जो प्रमुख भाग हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे जो महत्वपूर्ण बात होगी उनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बीजांड क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो किसी भी पौधा में बीजांड का निर्माण निषेचन क्रिया के फलस्वरूप ही बनता है। जब किसी भी पौधा में अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में संलग्न होता है तो जायगोट का निर्माण होता है, तो और उसके फलस्वरूप ही बीज का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं बीजांड का निर्माण। तो हम कह सकते हैं किसी भी पादप में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप ही बीजांड का निर्माण होता है। तो बीजांड का ये जो हम एक चित्र बनाए, एक बीजांड का जो यह जो संरचना है और इन संरचनाओं में जो बीजांड के अंग हैं उन सभी अंगों का हम नाम लिख दिए हैं और इनमें से जो महत्वपूर्ण अंग होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा हो उनके बारे में हम जानेंगे। तो अब देख लीजिए, इसके जो प्रमुख भाग हैं इन सभी के नाम हम दर्शा दिए हैं और दर्शाने के बाद जो इनमें से है उन सभी को हम अलग अलग करके जो इनके प्रमुख भाग हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं और हम हो सकता है तो बाद में इन सभी के बारे में थोड़ा शॉर्ट से बता देंगे। तो चलिए अब हम पहले इन बीजांड के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख अंग कौन कौन सा है वो हम लेते हैं। चलिए ये बीजांड के प्रमुख अंग हम लिख दिए हैं। पहला बीजांड वृत्त, अध्यावरण, बीजांड द्वार, बीजांड का भ्रूणकोश, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो बीजांड के प्रमुख अंग हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम पहला जो है बीजांड वृत्त, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात होगी उनके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब बीजांड वृत्त किसे कहते हैं तो बीजांड वृत्त के बारे में जान लेते हैं। बीजांड वृत्त, और देखिए बीजांड वृत्त है बीज का जो है सबसे बाहरी आवरण है। यह बीजांड वृत्त जो है सबसे बाहरी आवरण है। तो हम वृत्त के बारे में बता चुके थे, पुष्प के जो वीडियो था उसमें बताए थे कि जो हरा वाला डंठल जैसी संरचना होती है और उसके ऊपर जो पुष्प खिला हुआ रहता है और जो हरा वाला संरचना होती है उसे हम वृत्त कहते हैं ना, तंतु जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए पुष्प वृत्त, बीजांड वृत्त मतलब कहता है कि ये जो पुष्प बीजांड जो वृत्त बीजांड वृत्त है, तो बीजांड वृत्त जो होता है बीज जो होती है एक इस वृत्त जो डंठल होती है उससे क्या होती है ये जुड़ी हुई रहती है। मतलब हम कह सकते हैं बीजांड का यह सबसे बाहरी आवरण होती है और बाहरी आवरण के होने के कारण यह एक बीजांड डंठल जैसी संरचनाओं से जुड़ी हुई रहती है और जिस स्थान पर यह जुड़ी हुई रहती है उसे हम नाभिक या अपरा कहते हैं। याद रखिए बीजांड वृत्त जो होती है यह बीज का सबसे बाहरी आवरण होती है और बाहरी आवरण होने के कारण यह जिस स्थान पर बीज से जुड़ी हुई रहती है जिसे अपरा या नाभिक कहा जाता है। याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बनती है, बीजांड वृत्त जुड़ी हुई रहती है, जुड़ी हुई जिस स्थान पर रहती है उसे क्या कहते हैं, या बीजांड वृत्त जुड़ा हुआ रहता है तो अपरा से जुड़ा हुआ रहता है या नाभिक से जुड़ा हुआ रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इससे है। तो अब हम इनके जो अगला भाग है उनके बारे में जानते हैं। चलिए बीजांड का दूसरा भाग जो अध्यावरण है, तो इससे जो पहले बताए थे उसमें बीजांड का जो था बीजांड वृत्त वो तो जुड़ा हुआ भाग था, बाहरी भाग था वो भी, लेकिन अध्यावरण भी यानी बीजांड की सबसे बाहरी भाग जो होती है उसे हम अध्यावरण के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था ये भी बाहरी भाग था बीजांड वृत्त, लेकिन ये जुड़ा हुआ था, निचला भाग जो होता है वो था। लेकिन बीजांड के जो बाहरी आवरण है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अध्यावरण के नाम से या बाह्य आवरण के नाम से जाना जाता है। इसे संरक्षी आवरण भी कहा जाता है। इस भाग को संरक्षी आवरण भी कहा जाता है जो निषेचन के बाद यह बीज चोल का निर्माण करता है। यह आवरण निषेचन क्रिया के उपरांत बीज चोल का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निषेचन के उपरांत बीज चोल का निर्माण करता है तो अध्यावरण जो होता है निषेचन के बाद बीज चोल का निर्माण करता है।
और यह क्या होता है, बीज चोल का निर्माण करता है। और उसके बाद जो होती है यह आवृत्तबीजी पादप जो होती है, आवृत्तबीजी पादप होती है, उस पादप में यह दो आवरण, उस पादप में यह आवरण, दो आवरण होते हैं। लेकिन आवृत्तबीजी पादप में दो आवरण होते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता है। लेकिन जैसे लीची हो गया, लीची में 3 आवरण होते हैं, तो लीची पूछा जाता है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है और लीची में आवरणों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लीची में पूछ देता है लीची में खाने वाले भाग होता है या खाने योग्य भाग होता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है। लीची में जो होता है, लीची का जो 3 भाग होता है उसमें मध्य भाग एरियल होता है, तो लीची का एरियल भाग खाया जाता है। तो उसके ऊपर देखिएगा लीची का छिलका छीलने के बाद जो बीच वाला भाग होता है एरियल, वो एरियल भाग खाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में होगा एरियल, तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो एरियल खाया जाता है। तो देखिए अध्यावरण का मतलब क्या होता है, यह इसी को बाह्य आवरण के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है, बीजांड के सबसे बाहरी आवरण होता है। और बाहरी आवरण, यही बाहरी आवरण किसके साथ, मतलब ये जो बीजांड वृत्त के साथ जुड़ी हुई थी, और जहां पर जुड़ी हुई थी उसी को हम नाभिक बोलते हैं या अपरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह बाहरी आवरण, इसे इसी आवरण को संरक्षी आवरण भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बीज में किसे संरक्षी आवरण के नाम से जाना जाता है, तो अध्यावरण या बाह्य आवरण को संरक्षी आवरण के नाम से जाना जाता है। या फिर बीज चोल का निर्माण कौन करता है, तो अध्यावरण करता है। इनसे ये सब महत्वपूर्ण बात थी। अब हम इनके अगले भाग जो है उनके बारे में जानते हैं। चलिए बीजांड द्वार। अब द्वार देना, द्वार का मतलब आप लोग जानते हैं गेट होता है। तो कहा जाता है बीजांड जो होती है इसका, ये बीजांड जो है, बीजांड में बीजांड द्वार की बात कर रहा है। तो बीजांड द्वार की अगर बात कर रहा है तो बीजांड के जो सबसे ऊपरी शिरा होती है, बीजांड के जो सबसे ऊपरी शिरा होती है उनके ऊपर एक छिद्र पाई जाती है। बीजांड के सबसे ऊपरी शिरा और उनके ऊपर एक छिद्र पाई जाती है, और उसी छिद्र से होकर, वैसे बीजांड के जो ऊपरी शिरा होती है उस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। लेकिन इनके ऊपरी शिरा में जो छिद्र पाई जाती है उसी छिद्र से होकर पराग नलिका इसी द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। मतलब जो है जो छिद्र पाई जाती है इनके ऊपर, उसी छिद्र से होकर पराग नलिका इस के अंदर प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा बीजांड द्वार के ऊपर एक छिद्र पाई जाती है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, और इसी द्वार के अंतर्गत क्या होती है, या इसी द्वार से होकर पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है। जिसके ठीक विपरीत, अर्थात बीजांड के जो ठीक उस छिद्र के ठीक जो विपरीत भाग होती है उसे निभाग कहते हैं। तो देखिए ये प्रवेश वाली भाग हो गया, ये जो बीजांड द्वार, यानी हम कह सकते हैं जो ये, तो ये देखिए इस प्रकार जो जाने का, जो बीज के अंदर जाने वाला जो रास्ता है ये क्या कहलाएगी, बीजांड द्वार कहलाती है। तो सबसे देखिए ये जो ऊपर, यानी बीज के जो ऊपर भाग होता है और उसमें जो छिद्र होता है उनके ऊपर, उसी को बीजांड द्वार कहते हैं। और उसी द्वार से पराग नलिका इसके होते हुए अंदर जाती है, जहां पर बीज में विभिन्न सारे क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब देखिए इनके जो ठीक पीछे वाला जो भाग होता है उसी को हम निभाग के नाम से जानते हैं। तो अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो याद रखिएगा बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है। तो और इनके ठीक विपरीत भाग क्या होती है, निभाग होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग कौन सी होती है, तो निभाग होता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं इनके भाग कौन सा है। चलिए अब बीजांड का क्या होता है, तो बीजांड का बीज का जो सबसे प्रमुख भाग होती है, सबसे महत्वपूर्ण भाग, उसे बीजांडकाय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा बीजांडकाय जो होता है बीज का सबसे प्रमुख भाग कहलाती है, तो बीजांडकाय है, क्योंकि बीजांड को भोजन प्रदान बीजांडकाय ही करता है। ये महत्वपूर्ण बात है। बीजांड को भोजन कौन प्रदान करता है, तो बीजांडकाय प्रदान करती है। तो अब हम जान लेते हैं बीजांडकाय होता क्या है। तो याद रखिए यह बीजांड का मृत संरचना होती है। मतलब यह जो है बीजांड का मृत संरचना, यह बीजांड का मृत संरचना होती है। और बीजांड का मृत संरचना होती है जो अध्यावरणों के द्वारा
यह जो है बीजांड का अध्यावरण जो होती है, उन अध्यावरण जो उनका जो भाग ऊपरी भाग अध्यावरण के द्वारा जो बीजांड के सबसे बाहरी भाग है उस बाह्य भाग के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। देखिए यहाँ जो बीजांड का है, इस बीजांड का है कि ये अंदर वाली जो भाग होती है और यह अंदर वाली भाग है और ये भाग इसकी ऊपरी भाग जो जिसको हम अध्यावरण के नाम से जानते हैं, ये ऊपरी भाग है और इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं अध्यावरण और इसी अध्यावरण के द्वारा बीजांड का क्या हुआ है, घिरा हुआ। तो बीजांड काय जो होता है एक मृत संरचना वाली होती है और यह बीज को क्या करती है, भोजन प्रदान करती है और भोजन प्रदान करती है या हम कह सकते हैं पोषक प्रदान करती है, ये भी कह सकते हैं, ये बीज को पोषक प्रदान करती है। एक बीज पत्री पादप होती है, उस एक बीज पत्री पादप में यह एक पतली परत की संरचना जैसी पाई जाती है, यह पतली परत जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम पेरिस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। याद रखिए एक बीज पतली पादप में जो यह एक पतली परत के रूप में पाई जाती है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये क्या था, बीजांड के सबसे प्रमुख भाग थी, यह मृत संरचना वाली होती है और यह किससे घिरा हुआ है, तो बाह्य आवरण से घिरा, यानी बाह्य आवरण कहिए या अध्यावरण के द्वारा क्या है, घिरा हुआ है और यह बीज को पोषक प्रदान करती है अर्थात भोजन प्रदान करती हैं। तो चलिए ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर में पढ़ लेते हैं जो बीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चलिए 5वां भ्रूणकोश एम्ब्री। अब देखिए भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है गुरु बीजाणु जनन कोशिका से इसका निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेंगे। पहले इसका निर्माण कैसे होता है तो थोड़ा हम बताते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा फटाफट, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इनके बारे में। तो हम लंबा हो जाएगा पर हम थोड़ा स्पीड से बताते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, पहले इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए गुरु बीजाणु क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इनके बारे में जब इनके फलस्वरूप जब इनका निर्माण हो जाएगा तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो देखिए पहले गुरु बीजाणु के बारे में जानते हैं। गुरु बीजाणु क्या होता है, तो देखिए इसका निर्माण जो होता है गुरु बीजाणु मृत कोशिकाओं से होता है। इसका निर्माण जो होता है गुरु बीजाणु के मृत कोशिकाओं से होता है, निर्माण होता है और इनको बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, अब याद रखिएगा जब किसी पौधा में पुष्प का बनता है तो पुष्प बनते समय अंडाशय में जो बीजाणु, अंडाशय में पाए जाने वाले जो बीजाणु होते हैं, जब कोई पौधा होता है उसमें जो पुष्प बनता है, पुष्प में जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में जो बीजाणु होता है उस बीजाणु में केवल एक द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, अर्थात एक कोशिका पाई जाती है जो द्विगुणित अवस्था में होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं। तो जिसे हम गुरु बीजाणु मृत कोशिका के नाम से जानते हैं। तो गुरु बीजाणु जो मृत कोशिका होती है वो जब द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है, ठीक, और द्विगुणित अवस्था में कब पाई जाएगी, जब जो है कोनो पौधा में जो होता है अंडाशय में जो बीजाणु जो होता है वह जब द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं तो उसमें केवल एक कोशिका होती है और वो एक कोशिका जो होती है वो क्या, बीजाणु जनन मृत कोशिका कहलाती है। अब देखिए ये बीजाणु जनन मृत कोशिका क्या करेगी, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है इस बीजाणु जनन मृत कोशिका में या बीजाणु मृत कोशिका जो होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होती है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वह 4 भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में, 4 भाग में बढ़ जाते हैं और वो 4 भाग में जो बढ़ता है उनमें से क्या होता है कि 3 भाग नष्ट हो जाता है, अर्थात ये जो 4 भाग में बटा था उसमें से 3 भाग इसका नष्ट हो जाता है, एक भाग बच जाता है जो बीच के निभाग की ओर चला जाता है। देखिए निभाग यहाँ है तो यहाँ आ जाता है, तो मतलब हम कह सकते हैं निभाग की ओर, यह क्या चला जाता है, निभाग की ओर चला जाता है और निभाग की ओर जाने के बाद क्या होती है, ये वहां जाकर के व्यवस्थित हो जाता है और यहाँ पर व्यवस्थित होने के बाद भ्रूणकोश का निर्माण करता है और यही कोशिका जो निभाग की ओर चला जाता है
जिससे क्या होती है, ये बाद में जाकर के किसका निर्माण कर देती है, भ्रूणकोश का निर्माण कर देती है। अब देखिए, अब हम भ्रूणकोश के बारे में जानेंगे। तो पहले भ्रूणकोश का निर्माण कैसे हुआ तो समझ में आ गया। मृत जो बीजाणु मृत कोशिका होती है, 4 भाग में बटा सूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और जिनमें से 3 कोशिका नष्ट हो गई, एक कोशिका जाकर के कहां गया, निभाग की ओर, और निभाग की ओर जाने के बाद यह वहां व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण कर दिया, भ्रूणकोश का निर्माण कर दिया। अब भ्रूणकोश के जब भ्रूणकोश का निर्माण हुआ तो क्या होता है, जिससे बीजाणु का विकास, जिसे हम जब भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, इससे क्या होता है कि बीजाणु का विकास प्रारंभ हो जाता है। जब भ्रूणकोश बना तभी ये बीजाणु का विकास होगा, नहीं तो बीजाणु का विकास संभव नहीं है। तो ये निभाग की ओर जो कोशिका आती है वो भ्रूणकोश का निर्माण करती है, और भ्रूणकोश के निर्माण होता है तो बीज के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अब हम भ्रूणकोश के बारे में जानेंगे, और भ्रूणकोश के जो प्रमुख भाग हैं अब उनके ऊपर जानेंगे। तो ये देखिए, ये भ्रूणकोश हम बनाए हैं, अंदर में जो ये भाग आपको दिख रहा है ये भ्रूणकोश है, याद रखिएगा ये भ्रूणकोश है। अब इसमें भी केंद्रक है और इनके जो कोशिका है, और ये सभी विभाजन किया है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भ्रूणकोश है, याद रखिएगा ये बीच का जो है भ्रूणकोश है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, अब इनके भ्रूणकोश का तो परिभाषा समझ में आ गया, कैसे निर्माण हुआ। अब इनके जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, अब देखते हैं अब ये मतलब ये था कि अभी इसका जो भ्रूणकोश जो है, भ्रूणकोश के जो प्रमुख प्रकार हैं, मतलब ये सब इनके प्रकार हैं, जो इनके प्रमुख अंग है भ्रूणकोश का। तो याद रखिएगा, जो भ्रूणकोश से ही बीज का विकास होता है। तो भ्रूणकोश जो इसमें जो बीजाणु जनन की मृत कोशिका थी, जो 4 भाग में बटा, जिसमें से 3 नष्ट हो गए, एक बच गया जो निभाग की ओर गया, वही क्या किया, भ्रूणकोश का निर्माण किया। और वही भ्रूणकोश वो भ्रूणकोश जो है अब बीज के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब यह जो है यही एक कोशिका विभाजन होगी। तो यह कोशिका जो होती है विभाजन होती है, अब यही विभाजन और विकास भी करेगा। तो यह कोशिका जब विभाजन होती है तो 2 भाग में बढ़ता है, 2 से यह 4 भाग में बढ़ता है, और 4 से यह 8 भाग में बढ़ता है। तो याद रखिएगा, तो इसमें 8 भाग में बढ़ता है। इनके जो होते हैं, इसमें हम तब इसमें कह सकते हैं, जो 8 भाग में जब बढ़ता है ना, इसमें केंद्रकों की संख्या जब 8 भाग में बढ़ेगा तो केंद्रक की संख्या 8 होती है। लेकिन याद रखिएगा, भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या 8 एवं कोशिका की संख्या 7 होती है। अब देखिए, इसमें जो 8 भाग में जब बढ़ती है ना, इसके 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक बीजाणु द्वार की ओर चला जाता है, और 2 केंद्रक सहायक कोशिका की ओर जाता है, और सहायक कोशिका, और उसमें से जो एक केंद्रक होती है जो अंड कोशिका का निर्माण करती है, और 2 सहायक कोशिका अंड कोशिका को जो अपरा होती है, अपरा से मिलाकर एक अंड उपकरण का निर्माण करती है। एक जो होती है अपरा से मिलाकर के कोशिका को अंड उपकरण का निर्माण करती है। तो अंड उपकरण का जब निर्माण होता है तो इससे जो बचे शेष जो केंद्रक होती है, इसके बाद जो बचे शेष केंद्रक होती हैं, तो वह शेष केंद्रक जो है आगे निभाग की ओर जाता है, जहां पर प्रतिव्यवस्थांत कोशिका का निर्माण करती है, इसका जो निर्माण होती है। तो अब ये था भ्रूणकोश के बारे में। अब भ्रूणकोश के जो प्रमुख भाग हैं और इनके प्रमुख भाग का क्या क्या कार्य है, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सहायक कोशिका। सहायक मतलब आप लोग भी जानते हैं, सहारा प्रदान करना। ये देखिए, बीच में अंड कोशिका है, और ये दोनों तरफ जो कोशिका है ये इनको सहायक मतलब सहारा प्रदान कर रहा है। ये दोनों इनका सहायक कोशिका है। तो सहायक कोशिका क्या है, इनके बारे में अभी हम थोड़ा, अगर आप लोग नोट करते होंगे तो देखिएगा, नोट भी करते होंगे तो थोड़ा हम उस टाइप में बता देते हैं। सहायक कोशिका, याद रखिएगा, भ्रूणकोश के अंदर 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। कितनी? 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। ये जो 2 सहायक कोशिका है जो अंड के बगल में है, अंडाणु के बगल में, तो ये क्या करता है, ये दोनों सहायक कोशिका इसमें जो भोजन व्यवस्थित रहता है वो भोजन को अवशोषित कर लेता है। ये क्या करता है, भोजन को अवशोषित करने के बाद क्या करता है, इस अंडाणु को अवशोषित करके, और ये जो होता है ये सहायक कोशिका का काम होता है पोषक पदार्थ को अवशोषित करके अंडाणुओं को विकास कराना। तो ये समझ में आ गया। और इसी सहायक कोशिका का काम है परागनलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करना। इसी सहायक जो 2 कोशिका जो बगल में लगा हुआ है, इसी 2 कोशिका का काम क्या है,
जो पराग नलिका की ओर मतलब आकर्षित कराना, किसका, ये दो जो सहायक कोशिका है उनका, किसको आकर्षित कराता है, तो अंडाणुओं को जो है पराग नलिका की ओर आकर्षित कराता है। कौन कराता है, तो ये सहायक कोशिका, और यही सहायक कोशिका अंडाणुओं को पोषक पदार्थ मतलब प्रदान भी करता है। ये दोनों अवशोषित अगल बगल से अवशोषित करके इनको अंडाणु को पोषण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, पोषण प्रदान करता है और पराग नलिकाओं के लिए आकर्षित भी यही कराता है। कौन, तो ये दो सहायक कोशिका हैं ये। क्यों, क्योंकि यही सहायक कोशिका जो है एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ता है जिससे यह उसकी ओर आकर्षित होता है। तो चलिए, ये था सहायक कोशिका के बारे में। अब प्रतिव्यवसांत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिव्यवसांत याद रखिएगा, भ्रूण कोश के निभाग की ओर जो 3 कोशिका उपस्थित रहती हैं उसे हम प्रतिव्यवसांत कहते हैं। याद रखिएगा, ये भ्रूण कोश के ये जो बड़ा बीजांड जो बनाए थे, याद रखिएगा इसको हम अलग निकाल के संरचना में इस प्रकार हम बना सकते थे। यहाँ जो देखिए ये 3 व्यवस्थित है, ये निभाग कहलाता है। ये ऊपरी भाग, जैसे ये निभाग है ना, यहाँ पर ये निभाग जो लिखे हैं इसी भ्रूण कोश में ये निभाग है, ये निभाग वाली भाग की ओर जाकर के व्यवस्थित हो गया और जिसे किस नाम से जानते हैं, प्रतिव्यवसांत कोशिका। याद रखिएगा, जो इसमें से बताए थे अभी तुरंत कि जब भ्रूण कोश के जो निभाग की ओर जो जाकर के कोशिका 3 को जो कोशिका निभाग की ओर जाकर के व्यवस्थित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्रतिव्यवसांत कोशिका कहलाती है। याद रखिएगा, लेकिन यह निषेचन के बाद क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ये जो होती है निषेचन क्रिया के उपरांत ये जो प्रतिव्यवसांत जो 3 कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। तो अब हम अगला चलते हैं केंद्रिका की ओर। तो केंद्रिका क्या होती है, भ्रूण कोश के समय भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। भ्रूण कोश के जो मध्य मतलब बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। याद रखिएगा, ध्रुवीय केंद्रक का फिगर बना दिए हैं, तो 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है जो एक नर युग्मक से निषेचित कर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जो क्या करता है, एक नर युग्मक से निषेचित करता है और त्रिगुणित युग्मक का निर्माण करता है। अब देख लेते हैं अंड कोशिका। तो अंड कोशिका क्या होती है, अंड कोशिका एक होता है। याद रखिएगा, अंड कोशिका एक के गो है, तो यह इनकी संख्या 1 होती है और 1 होने की वजह यह क्या करता है, निषेचन के समय नर युग्मक के साथ मिलकर के एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये देखिए, इसमें एक संख्या है और यह निषेचन क्रिया के उपरांत निषेचन करता है और निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है, केंद्रक की संख्या याद रखिएगा। भ्रूण कोश में जब पूछेगा केंद्रकों की संख्या कितनी, तो 8, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और कोशिका की संख्या 7 होती है। अब इन सभी के बारे में किसका क्या क्या कार्य था, हम सभी के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो अब यहाँ से ये बीजांड का तो कहानी खत्म होती है। अब हम अगला क्लास फिर मिलेंगे, अगली क्लास में हम जो अगले नए टॉपिक के साथ होंगे। चलिए।